सो वेलकम बैक दोस्तों। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 और आगे बढ़ते हैं सर। इस क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक इनिशियल मार्जिन मार्क टू मार्केट इस प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन के साथ सर पढ़ेंगे, आइए ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एट अ मल्टीपल ऑफ 50। सो अगर आप एक एक शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दें तो सबसे पहले जो फ्यूचर्स की बात करी जा रही है वो है इंडेक्स के। तो मैंने आपको कई सारे एसेट्स बताया था कि इक्विटी फ्यूचर्स भी होता है, कमोडिटी फ्यूचर्स भी होता है, करेंसी फ्यूचर्स भी होता है। ये है इंडेक्स फ्यूचर्स। और एट अ मल्टीपल ऑफ 50 मतलब ये है लॉट साइज कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 सेंसेक्स फ्यूचर्स खरीदना या बेचना पड़ता है कम से कम, और मल्टीपल ऑफ 50। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स इन 10 ट्रेडिंग डेज। 10 दिन की बात नहीं चल रही सर, यहाँ पे 10 ट्रेडिंग डेज की बात चल रही है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख के बाद में 8 और 9 तारीख पे छुट्टी दिख रही है आपको, वो सैटरडे संडे होगा। 10, 11, 12 के बाद 13 की छुट्टी दिख रही है, वो कोई पब्लिक हॉलीडे होगा। फिर 14 के बाद 15, 16 की फिर से छुट्टी दिख रही है, वो सैटरडे संडे होगा। 17, 18 तो ट्रेडिंग डेज को काउंट करा है हमने। और हर दिन सेंसेक्स फ्यूचर्स की हाईएस्ट कितनी प्राइस गई थी, लोवेस्ट कितनी गई थी और क्लोज कितने पे हुआ था, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है सर। अब देखो, अब क्या हुआ, अभिषेक नामक एक व्यक्ति ने एक सेंसेक्स फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। ही इज अ लॉन्ग। और एक चीज याद रखना, अगर कोई खरीद रहा है चीज को तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस आगे बढ़े ताकि वो कम पे खरीद के ज़्यादा पे बेचे तो प्रॉफिट हो। ठीक है। तो अगर अब प्राइसेस बढ़ी तो इसे फ़ायदा होगा, गिरी तो उसे नुकसान होगा। ठीक है। अब आती है बारी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स की। एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर आप ध्यान दो, 4 तारीख को उसने खरीदा, कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता ना कि कितने प्राइस पे खरीदा, तो हम मान के चलते हैं कि क्लोजिंग प्राइस पे खरीदा होगा। और इस पूरे क्वेश्चन में आपको हाई प्राइस और लो प्राइस का कोई लेन देन नहीं है, फालतू में वो फिगर्स दी हुई है। आप सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ध्यान में रखो। 3296.50 में एक सेंसेक्स फ्यूचर्स खरीदोगे, इसका एक लॉट आता है 50 का, तो अब 50 तो कम से कम आपको खरीदना ही पड़ेगा। 3296.50 इंटू 50, तो एक लॉट की वैल्यू हो गई 164,825। अब आपको इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है सर, ध्यान देना, इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका सिर्फ मार्जिन जो होगा उतना ही जमा कराना पड़ेगा और आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000। तो ये जो है ना 164,825, ये कल जाके 10,000 से बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है के लिए सेम फिगर यूज करिए, ऐसे नहीं कि +10,000 -10,000। इसीलिए उन्होंने बोला एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ही यही होता है कि दोनों साइड के लिए हम 10,000 बोल रहे हैं, प्लस माइनस हम नहीं लगाने वाले। ठीक है, ओके। अब 10,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज चेंजेस इज 2,000 रुपीज़। अब ध्यान देना, आपकी वैल्यू 10,000 से ऊपर या 10,000 से नीचे भी जा सकती है, लेकिन हम जो ये 10,000 बोल रहे हैं वो खुद भी 2,000 से ऊपर नीचे जा सकता है सर। यानी कि ये जो एब्सोल्यूट चेंज 10,000 का हम बता रहे हैं वो भी 12,000 तक जा सकता है। हम बता तो रहे हैं 10,000, लेकिन वो भी 12,000 तक जा सकता है। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान देना, आपका जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो 75% रहेगा इनिशियल मार्जिन का। तो ये भी मैं समझाऊंगा क्या होता है। आपको क्या निकालना है, डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट। आपने जो पैसा जमा कराया है एक्सचेंज के पास में ताकि आपकी ये पोजीशन लॉन्ग पोजीशन ओपन हो जाए, उस अकाउंट में हर दिन कितना बैलेंस था ये पूरे 10 दिन में आपको बताना है। और कभी आपको मार्जिन कॉल आया क्या, तो ये सारे टर्म्स हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीख लेंगे और उसके बाद तो फिर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन नंबर होता है 11। ठीक है, देखो बात पे। तो मान लो ये क्या है, अब देखो यार, जो मानना है मानो। ये मान लो एक पानी की टंकी है आपके घर पे, ठीक है, और ये पाइप है जिसमें से पानी आता है। मोटर चालू करोगे तो पानी इसमें भरता जाएगा, और यहाँ से क्या करते हो आप, पानी घर में आप सप्लाई करते हो। ठीक है, अब क्या होता है, आपने मोटर चलाई तो पानी भरना शुरू हुआ टंकी के अंदर में। लॉजिक समझना सर बहुत ही ध्यान से। और भरते 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 वो पानी आ गया यहाँ पे। एक पॉइंट ऐसा आता है जब पानी बाहर गिरने लग जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि यार मोटर बंद करनी पड़ेगी हमें, है ना।
मोटर बंद करने का पॉइंट समझ में आता है ना कि कहाँ होता है, जब पानी की आवाज़ आने लग जाती है, गिरने लग जाता है पानी। ठीक है सर, आप बंद कर देते हो मोटर, फिर आप दिन भर यूज़ करने लग जाते हो, बाथरूम में, किचन में, कुछ मतलब आप बाहर धोने के लिए क्या कहते हैं इसको, पोर्च वगैरह आपका धोते हो, गाड़ी वाड़ी धोते हो, तो सब पूरा पानी यूज़ होता है। ठीक है, अब वो पानी यूज़ होता है तो क्या होगा पता है, ये जो लेवल है ना आपका, ये लेवल धीरे 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 ना नीचे आता जाएगा, पानी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, और मान लो यहाँ पे आ गया। अब पानी इतना बचा हुआ है, क्या आपके घर में पानी आएगा? अब नल खोलोगे तो पानी नहीं आएगा, पानी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो हो चुका है ख़त्म, इस लेवल के नीचे आ चुका है। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा इस साधारण से एग्जाम्पल में भी हमने एक लेवल जो है मेंटेन करके रखा है कि कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए, मोटर वापस शुरू नहीं हुई, कहीं से भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, तो छत पे चढ़ के बाल्टी डाल के, बकेट डाल के आप फिर भी पानी निकाल सकते हो। इतना पानी फिर भी बचा है, आपके यहाँ पे नहीं आ रहा लेकिन फिर भी बचा है। इसको बोल सकते हैं ना हम, सेफ्टी के लिए हमने इतना रखा है। कभी भी नोटिस करना, जो पाइप होता है आपका, जो टंकी में लगा हुआ जो ये सप्लाई का पाइप होता है, ये थोड़ा ऊपर होता है, एकदम नीचे नहीं होता सर, ये थोड़ा ऊपर होता है। इसको सेफ्टी लेवल बोल सकते हैं हम। इस चीज़ को बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। कम से कम इतना तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। जैसे ही इस लेवल पे आता है आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि फिर से मोटर शुरू करो। अब मेरी बात को ध्यान देना, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग में पानी भरा था ना, यहाँ इस लेवल तक, इस लेवल को कहा जाता है इनिशियल मार्जिन। ठीक है, इस लेवल को कहा जाता है मेंटेनेंस मार्जिन। और आपको रीज़न पता चला कि क्यों मेंटेन करके रख रहे थे सर? यार मैं मेंटेनेंस की स्पेलिंग भूल गया, पता है, TE आना चाहिए ना। हाँ, पहले सही लिख रहा था, कभी कभी ना बहुत वो हो जाता है, आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। सो मेंटेनेंस मार्जिन आपका आ गया, ये वाला समझ में आया आपको, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। एक्सचेंज में भी यही हाल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल मार्जिन तो आप डिपॉजिट कराओगे, लेकिन इसके बाद में अगर आपको लॉस होता गया तो एक्सचेंज तो आपके मार्जिन अकाउंट से पैसा काटता जाएगा, काटता जाएगा, काटता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे शायद अगले दिन का लॉस आपके मार्जिन अकाउंट से ज़्यादा हो जाए और आप देने से मना कर दो, तो डिफ़ॉल्ट यानी कि रिस्क एक्सचेंज को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए एक लेवल हिट करने के बाद में एक्सचेंज बोलता है कि आपको फिर से जमा कराना पड़ेगा, यानी कि फिर से मोटर चालू करनी पड़ेगी और पानी भरना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से फिर से आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा पैसा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है। अब देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म, थोड़ा सा समझ लो एक चीज़ का, कि इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करने का ना इन्होंने कोई भी तरीका क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ अपनाई है, ये सालों से चलती आ रही है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। सेबी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला, μ+1 स्टैंडर्ड डेविएशन, μ+2 स्टैंडर्ड डेविएशन, μ+3 स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे सिलेबस में μ+3 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है। अब ये क्या है, ध्यान देना, ये म्यू यानी कि कितना एक दिन में चेंज हो सकता है, वो 10,000 रुपये। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये जो चेंज हो सकता है वो भी कितना चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इटसेल्फ चेंज ना, तो चेंज का चेंज इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। और 3 इंडिकेट करता है रिस्क फैक्टर। अगर रिस्क कम है तो 2 ले लो, रिस्क और भी कम है तो 1 ले लो, ज़्यादा है तो 3 ले लो। अब ये सारा खेल सब्जेक्टिविटी का है। रियल लाइफ में आज के डेट में इनिशियल मार्जिन एक स्पैन सिस्टम से डिसाइड होता है। स्पैन सिस्टम कैलकुलेट करता है कि इस पर्टिकुलर असेट में आने वाले टाइम में 10 दिन बोलो, 1 महीना बोलो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना नुकसान हो सकता है उसमें और सेफर लेवल जोड़ के आपसे इनिशियल मार्जिन मांगा जाता है। सो वो सिस्टम ऑल टुगेदर डिफरेंट है और ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बट ये क्वेश्चन ना सालों से इंस्टीट्यूट के मटेरियल में चलता आ रहा है, तो थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को याद कर लो। μ+3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली इस फॉर्मूले का भी मतलब यही है कि कितना चेंज हो सकता है। ठीक है, कितना चेंज हो सकता है, बाकी प्रैक्टिकल नहीं है। तो म्यू कितना था सर आपका, 10,000, 3 इंटू 2000 स्टैंडर्ड डेविएशन 6,000, तो आपका इनिशियल मार्जिन का लेवल आ गया 16,000, आ गया 16,000। अब इसका 75% उन्होंने बोला कि हमें मेंटेन करके चलना है, यानी कि सबसे पहले अभिषेक को 16,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे एक्सचेंज के पास में, दैट इज़ एन आउटफ्लो। और उसके बाद में
प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होता जाएगा उस 16,000 रुपये में। अगर लॉस होता गया और 12,000 के नीचे आ गया उसका मार्जिन का अकाउंट, तो उसको अपने ब्रोकर से कॉल आ जाएगा। ब्रोकर बोलेगा कि भैया आपका मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे बैलेंस आ गया है अकाउंट का, क्योंकि वैसे भी बैलेंस ही था ना, ये तो डिपॉजिट था, तो आपका अकाउंट का बैलेंस नीचे आ गया है, आप प्लीज़ थोड़ा जमा करा दो पैसा, वापस जमा करा दो पैसा। तो आपको मार्जिन कॉल आएगी, उसमें आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा और फिर आप वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं जमा कराया तो क्या होगा सर? बहुत सिंपल सी बात है, पैसा नहीं जमा कराया तो वहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा, आपको अगले दिन के प्राइस पे आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ आपको सेटल होकर मिल जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल 11,500 हो गया, अब आप बोलते हो कि नहीं यार ये तो लॉस हो रहा है, मैं और नहीं जमा कराता, तो मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस दिन तक तो एक्सचेंज ने सारा प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कर लिया, तभी वो 11,500 पे पहुंचा। आप ले जाओ पैसे ये वाले, आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी कल अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप क्लोज होगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। ये डेट ले लो, ठीक है, इसके बाद सेंसेक्स की वैल्यू ले लेना, फिर चेंज ले लेना, और आखिरी में देखो यहाँ आप मार्जिन का बैलेंस लिख सकते हो और मार्जिन कॉल लिख सकते हो। अब देना ध्यान, 4 फेब को आपने शुरुआत करी थी, तब सेंसेक्स चल रहा था 3296.50। मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा, सब 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जहाँ तक ज़रूरत है। ठीक है, मार्जिन आपने जमा कराया था 16,000 रुपये का, कोई मार्जिन कॉल नहीं, कोई चेंज नहीं, क्योंकि पहला दिन है तो कोई चेंज नहीं। अब दूसरे दिन देखो क्या हाल हुए, 5 तारीख को 3294.40 चला गया, 5 तारीख को 3294.40 चला गया। अब थोड़ा ध्यान देना, आपने पहले वाली प्राइस पे खरीदा था, 3296.50 पे आपने खरीदा था, और मैंने आपको यही बोला था मार्केट ऊपर गया तो फ़ायदा, लेकिन आप ध्यान देना मार्केट ना एक्चुअली नीचे गया, 96 से 94 पे आ गया। ठीक है, अब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, ध्यान देना क्या होगा। अब अगर आज मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देता हूँ, आज मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देता हूँ 329440 पे मैं बेच दूंगा, इसका मतलब यही हुआ ना कि खरीदा अगर 96 पे है तो बेचूंगा 94 पे, तो 3296.50 ये हो गया एक फ्यूचर्स पे मेरा नुकसान या फ़ायदा, मल्टीप्लाइड बाय 50, ये पूरे एक कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया नुकसान या फ़ायदा। मिल गया। अब आप देखो टोटल करते हैं, 3296.40 सॉरी 3294.40 माइनस 3296.50 इंटू 50, यानी कि 105 रुपये का आपको पहले दिन नुकसान हुआ। होता क्या है ध्यान देना, एक्सचेंज क्या करेगा पता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट इस प्राइस पे किया था, एक्सचेंज उस कॉन्ट्रैक्ट को आज की डेट में ख़त्म कर देगा और नया कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से ओपन कर देगा आपके लिए, वो होगा 3294.40 में। और वो कब होगा, आपके मार्जिन अकाउंट से 105 रुपये निकाल लेगा, वो निकाल लिए जाएंगे, 105 रुपये आपके मार्जिन अकाउंट में हो जाएंगे कम, और आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ख़त्म, ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस यहाँ पे आ गई है। अब अगले दिन अगर जो भी आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है इस प्राइस से कंपेयर करोगे। इसका मतलब एक्सचेंज ने जैसे ही 16,000 में से 105 रुपये निकाल के आपको अगर बैलेंस ऐसा दिख रहा होगा, इसका मतलब एक्सचेंज ने आपके कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट करंट मार्केट रेट पे मार्किंग कर दी है, सेटल कर दिया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्क टू मार्केट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको अब मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करके ख़त्म कर दो, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया ख़त्म, नया कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली चालू हो गया। करना कुछ नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि वो जितना करना लेना देना था वो एडजस्ट हो चुका है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है तो अगले दिन का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होगा, नहीं बढ़ना तो यहाँ पे आप क्लोज करके घर जा सकते हैं 15,895 पे, ले लो वापस। अब अगले दिन का प्राइस देखो, 6 फरवरी को 3230.40, ठीक है, क्या होगा। अब अगर आप 3230.40 देखोगे तो यहाँ पे भी तो आपको काफ़ी नुकसान हुआ है, 3294.40 से कंपेयर करोगे, ध्यान देना। अब ये 3296 की तो कोई कीमत नहीं रही, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। अगले दिन अगर आपको कंपेयर करना है तो आपने ऐसा माना जाएगा कि 3294.40 पे लॉन्ग पोजीशन थी, अब इस पे शॉर्ट लोगे तो डिफरेंस देखना आपका, और गिरा है प्राइस तो आपको नुकसान होगा। 50
3230.40 माइनस 3294.40 इंटू 50, तो वो आता है 3200 रुपये। एक्सचेंज क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा इसमें, और आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो है 12695, 12695 रुपये आपके अकाउंट में, मार्जिन अकाउंट में बचेंगे। अगले दिन 7 तारीख को क्या हुआ ध्यान देना, 3212 हो गया, 3212.30, 3212.30, सो 3212.30 माइनस 3230.40 इंटू 50, सो 3212.30 माइनस 3230.40 इंटू 50, 905 रुपये का आपको और नुकसान है। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, 12695 में से 905 जैसे ही कम हुआ, आपके अकाउंट का बैलेंस अब 11790 ही दिखेगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते। तुरंत आपको ब्रोकर की तरफ से इंटीमेशन आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा कि भैया और पैसे जमा कराओ। क्यों? क्योंकि 12,000 का ही मेंटेनेंस मार्जिन था लेवल, उसके नीचे नहीं आना चाहिए आपका अकाउंट का बैलेंस, और अगर आया तो तुरंत आपको वापस पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तभी आप अगले दिन आगे बढ़ सकते हो। अगर आप मना करते हो जमा कराने से तो आप घर जा सकते हो 11,790 रुपये लेके। आपके तीनों दिन का लॉस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, एक्सचेंज को या ब्रोकर को कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे आप ही को ही है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे उम्मीद है कि पैसा आ सकता है, ग्रोथ हो सकती है, तो आप इसमें पैसा जमा कराओ। अब क्वेश्चन आता है कि कितना पैसा जमा कराएं। सर 905 रुपये कर देते हैं, वापस 12,000 रुपये आ जाएगा। 905 रुपये कर दो, कुछ 12,695 पे आ जाएगा वापस। ये 790 है ना, 210 रुपये डाल दो, क्योंकि 12,000 का मेंटेनेंस मार्जिन है, 210 डाल दो तो 12,000 रुपये आ जाएगा। क्या होगा, अगले दिन अगर वापस नीचे गया तो फिर से जमा करना पड़ जाएगा पैसा, क्योंकि अब आप बाउंड्री पे चल रहे हो। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 12,000 ही जमा कराओगे, 12,000 तक ही बैलेंस लेके आओगे। मैं अब आपको यहाँ से समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। आपका पानी का लेवल जब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे आ जाते हैं, तब आप क्या करते हो, मोटर चालू करते हो, पानी भरना शुरू करते हो। क्या आप भरते भरते पानी को यहाँ तक लाने के बाद में मोटर बंद कर देते हो, क्योंकि अब तो पानी आने लग गया घर में, इसके ऊपर आ गया ना, क्या मोटर बंद कर देते हो? नहीं सर, हम मोटर बंद नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर यहाँ पे छोड़ा हमने तो बहुत जल्द वापस मोटर शुरू करनी पड़ जाएगी बाउंड्री पे। वैसे ही है कि अगर आपने 12,000 पे वापस को बैलेंस को छोड़ा तो वापस भरना पड़ जाएगा आपको पैसा, तो कब तक करोगे ये सब? इसीलिए हम क्या करते हैं, सेफर साइड में रह के वापस से पूरा भर देते हैं, ताकि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टिंग द मोटर गेट्स रिड्यूस्ड। वैसे ही यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे। कहाँ तक जाओगे, वापस 16,000 तक जाना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे भी तो आपने वही किया ना, कितना मतलब आप बोल सकते हो कि डेरिवेटिव्स का और पानी की टंकी से क्या लेना देना था सर, फिर भी सब कुछ मैच कर रहे हैं। आप पूरा भरोगे उसको, आप पूरा भरते हो, फिर पानी गिरने लगता है, तब मोटर बंद होती है। क्यों करते हो आप पूरा भरते हो? क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो पानी हम दे रहे हैं टंकी को, वो भी डिपॉजिट ही तो है। कहाँ जा रहा भागा, खर्चा थोड़ी हो रहा है, डिपॉजिट तो है, नहीं यूज़ हुआ वापस निकाल लेंगे, कोई किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा इसमें। वैसे ही यहाँ पे भी आपको 12,000 से वापस 16,000 तक जाने के लिए बोल रहा है, तो डिपॉजिट ही तो है, नुकसान थोड़ी, आपको मिल जाएगा पैसा वापस। तो अब आपको कितना जमा कराना पड़ेगा, 16,000 माइनस 11,790, इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा। दैट कम्स टू 4210। सो यू विल गेट अ कॉल टू डिपॉजिट 4210 एंड योर मार्जिन अकाउंट विल अगेन बी एट अ लेवल ऑफ 16,000। फिर अगले दिन से वापस वही कहानी शुरू हो जाएगी। जब जब 12,000 के नीचे आएगा, जितना भी बैलेंस होगा उसको वापस 16,000 तक ले जाना है सर, और मार्जिन कॉल में उतना अमाउंट लिख देना। जब जब आपने पेमेंट करा वो मार्जिन कॉल के कॉलम में आ जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। 12,000 से कभी भी बैलेंस कम नहीं दिखना चाहिए मार्जिन अकाउंट में, ये चीज़ समझ लो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है सर, ये समझ में आया आपको पूरी कहानी? क्वेश्चन ने सिर्फ यही पूछा था, ये देखो 4210 वाला पोजीशन। इसके बाद में आपका बढ़ता गया, देखो 18,000, 18,000, 19, 20, फिर 18, और फिर यहाँ पे कुछ तो कम हुआ था, यहाँ पे कुछ कम हुआ होगा, उसमें आपने 5485 वापस डिपॉजिट कराया मार्जिन कॉल, और फिर 16,000 हो गया। 12,000 के नीचे ही गया है यहाँ पे। तो बस आपको ये तो रिपीट करना है, मैंने 4 चीज़ें करके बता दी, मैंने यहाँ तक करना था, बाकी तो सारी प्रोसीजर रिपीट है। यू विल डू इट। सी क्या पूछा था क्वेश्चन ने, अब ध्यान देना, बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी थी कि डेली बैलेंस बताओ मार्जिन अकाउंट में क्या है
और अगर मार्जिन कॉल का पेमेंट करा है तो वो, तो ये रहा डेली बैलेंस का और ये है मार्जिन कॉल का सारा डिटेल हर दिन का। ठीक है सर, आगे बढ़े, देखो मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है अच्छा भी है। 3 जून 2011 को क्या हुआ? 3 जून 2011 जून की शुरुआत है, फ्यूचर मिल रहा था विद अ सीरीज ऑफ RIL 250 जुलाई। अब ध्यान देना, RIL का मतलब हो गया ये स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कि किस पे फ्यूचर मिल रहा है। फिर 250 का मतलब हो गया लॉट साइज, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 250 फ्यूचर्स खरीदने पड़ते हैं। और जुलाई का मतलब हो गया एक्सपायरी। अब आप देखना ऑलरेडी आप जून में हो और जुलाई में एक्सपायर हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जुलाई में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, अगले महीने एक्सपायर हो जाएगा लास्ट थर्सडे को। इस परचेस्ड बाय मिस्टर अविनाश, आप ध्यान देखना उन्होंने खरीदा है। खरीदा इसका मतलब अब प्राइस ऊपर जाएगी तो ही उनको फायदा होगा। मिस्टर अविनाश ने खरीदा, अब मोहित ने बेचा। अब देखो क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ कि अगर प्राइस बढ़ी तो बायर और सेलर दोनों है इस क्वेश्चन में। अगर प्राइस बढ़ी तो बायर को फ़ायदा, सेलर को नुकसान। प्राइस गिरी तो बायर को नुकसान, सेलर को फ़ायदा, ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान देना। और एक्सरसाइज प्राइस क्या थी? 1000। ये है फ्यूचर्स की प्राइस, 1000 रुपये। इनिशियल मार्जिन का जो डिपॉजिट आ रहा है वो है 20% ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब इन्होंने कहीं ये लिखा नहीं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट बेचे खरीदे, हम एक कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। तो ध्यान देना, इनिशियल मार्जिन का कैसे कैलकुलेशन करोगे? 1000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 250, क्योंकि एक है 1000 रुपये का, टोटल लॉट साइज 250 का, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख आ गई। उसका 20% आपको इनिशियल मार्जिन देना, यानी कि स्टार्टिंग में आपको कितना जमा कराना है? 50,000 रुपये। और ये कौन जमा कराएगा? दोनों पार्टीज जमा कराएगी सर, बायर भी सेलर भी। एक्सचेंज के पास 50,000 दे देंगे। ठीक है, अब देखना क्या आता है। देन शो व्हाट विल बी द इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट। ये रहा, बायर और सेलर दोनों के लिए ये सेम है। अब इफ सेटलमेंट प्राइस हैपन्स टू बी एज फॉलोज, अब क्या हो रहा है? अगले दिन से 3 जून के बाद 4-5 को छुट्टी होगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो भी है इन डेट्स को सेटलमेंट की प्राइस अगर ये है, यानी कि फ्यूचर्स की प्राइस ये है, तो कैलकुलेट करो मार्क टू मार्केट मार्जिन फॉर द बायर एंड सेलर। हर दिन का आपको सिर्फ मार्जिन अकाउंट में बैलेंस बताना है कि 50,000 के में और क्या ऐड लेस हुआ। फ़ायदा हुआ तो ऐड हो जाएगा, नुकसान हुआ तो लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं फ़ायदे नुकसान की। प्राइस अगर बढ़ी तो बायर को फ़ायदा दिखाओ, सेलर को उतना ही नुकसान दिखाओ। प्राइस गिरी तो बायर को नुकसान दिखाओ, सेलर को उतना ही फ़ायदा दिखाओ। अब देखना, 1000 रुपये से आपने स्टार्ट करा था, बायर के एंगल से देखे हम तो 10 रुपये का यहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है, हो रहा है। और 7 तारीख ना साइड में दिए, नीचे मत आ जाना, साइड में दिए 7 तारीख। तो 1010 से 1050 यहाँ पे उसको कितना का फ़ायदा हो रहा है? 40 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। हर दिन कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा सर, उसको बोलते हैं सेटलमेंट, डेली सेटलमेंट। हर दिन कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा, तो 1000 का खत्म हो गया, वो 1010 पे आ गया। जब आप 1050 को कंपेयर करोगे तो 1010 से करोगे, क्योंकि उस इनके बीच का डिफरेंस तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब सिर्फ इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिलेगा, 1050 और 1010। अब 7 तारीख के बाद में अगर आप 8 तारीख पे आओगे तो देखोगे 30 रुपये से वैल्यू गिर चुकी है, 50 से हो गया 20, यानी कि यहाँ पे 30 रुपये से नुकसान होगा, किसको? बायर को। और अब 9 तारीख पे जाओ तो और पैसा गिर गया, 40 रुपये से गिर गया, 1020 से हो गया 980। अब अगर 10 जून का आओगे तो 20 रुपये से बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे 30 रुपये से गिरा है मार्केट। तो जहाँ मैंने प्लस माइनस लिखा है सर, उतना फ़ायदा होना और नुकसान होना है बायर को, बस उतना फ़ायदा नुकसान एडजस्ट करते जाओ। देखो क्या है, आपका टोटल 250 है ना, एक शेयर पे इतना, 250 पे कितना, तो 10 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500 रुपये हो जाते। तो 50 में 2500 ऐड हो गए, 52,500। उसके बाद 40 रुपये, ये देख लो यहाँ पे 40 रुपये और फ़ायदा हो रहा है, ऐड कर दो 40 इंटू 250, तो 10,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे। बैलेंस दिखा दो बाजू में, ये देखो, देख रहे हो, 2500 रुपये, 10,000 रुपये, और ये बैलेंस ऐड होते जा रहे हैं, ये माइनस हो गया 62,500। अगले दिन देखना आपको नुकसान हुआ है 30 रुपये का, तो ये जो 30 रुपये इंटू 250 है, 7,500 रुपये का नुकसान आपके मार्जिन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। बस ऐसे 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 करते जाओ। अल्टीमेटली देखना आपका क्या है, अल्टीमेट तो प्राइस 970 है और 1000 थी स्टार्टिंग में, तो क्या हुआ, 1000 और 970 में कितने का डिफरेंस है? 30 का। और आपके पास जो टोटल लॉट साइज़ है 50, यानी 7,500 का आपको नुकसान ही हो रहा है। 1000 में ख़रीदा, 970 में बेचा,
तो 30 रुपये का नुकसान हर फ्यूचर पे, टोटल 50, तो 7,500 का नुकसान। तो 50,000 से इधर भी अगर देखोगे तो 7,500 का ही डिफरेंस आ रहा है। और एग्जैक्टली इसका अपोजिट दिखेगा आपको सेलर के अकाउंट में। जो चीज़ यहाँ पे फायदा दिख रही है 2,500 और 10,000, वहाँ नुकसान दिखेगा। किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान होता है सर। इस मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर होता है, तो इन दोनों का फायदा, उसका नुकसान। यहाँ पे इसका नुकसान है, उसका फायदा दिखेगा, ये रहा, ये देखो। तो ये दोनों आपका नुकसान आ गया, ये दोनों आपका फ़ायदा आ गया, फिर आपका ये नुकसान और ये फ़ायदा, एग्जैक्टली वही। आप देखो उसको कितना 7,500 का नुकसान हुआ था ना, इसको देख लो उतना ही फ़ायदा हुआ है। उसका नुकसान गया कहाँ सर? इधर सेलर को। एक्सचेंज रख रहा है क्या फ़ायदा नुकसान? नहीं सर। ब्रोकर रख रहा है क्या फ़ायदा नुकसान? नहीं सर। वो अपनी सिर्फ फीस रखते हैं, पॉइंट जो भी परसेंट होता है, बाकी एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान बनता है। कहानी ख़त्म। आगे बढ़े सर, क्वेश्चन नंबर 13, 14 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना सर। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी समझने में। आओ देखो, 31 अगस्त 2021 की बात है ये। मिस्टर आर हैज़ टेकन अ लॉन्ग पोजिशन। एक तो उन्होंने खरीदा, इसका मतलब अगर अब प्राइसेस ऊपर गई तो ही उनको फ़ायदा है। अब उसके बाद 2 लॉट लिए, नंबर ऑफ लॉट्स कितने? 2। इंडेक्स में ट्रेड किया उन्होंने, निफ्टी फ्यूचर्स लिया है, 17,300 का उसका फ्यूचर्स का प्राइस था। एक लॉट में 50 यूनिट आते हैं, तो आप देखो क्या हुआ। एक फ्यूचर से 17,300 का, यहाँ लिख लो, एक फ्यूचर की प्राइस को अगर आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हो तो एक लॉट की वैल्यू आती है, और उसको नंबर ऑफ लॉट से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल वैल्यू आती है। तो 17,300 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये एक लॉट की वैल्यू आई, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 17,30,000। ठीक है, अब ध्यान देना, आपका जो इनिशियल मार्जिन है वो सिंपल उन्होंने बोल दिया 10%, ऐसा होना चाहिए। वो म्यू प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन पे बच्चों पे छोड़ा हुआ, वो गलत है। तो आपने इनिशियल मार्जिन निकाला कितना? 10%, वो कितना आएगा? 1,73,000। इतना आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप मेंटेनेंस मार्जिन देखोगे तो भी वो 80% आ रहा है। 80% अगर आप इसका निकालोगे तो आपको कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा? क्लियर लिखा है यहाँ पे, देखना, 80% ऑफ इनिशियल मार्जिन। तो इनिशियल मार्जिन का 80% निकालो, वापस आप 17,30,000 का मत निकाल देना। तो 1,38,400 आपको डिपॉजिट करना, सॉरी, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर उस लेवल को हिट करा, इसके नीचे गया, तो वापस कॉल आएगा आपको, और कॉल आने के बाद कितना जमा कराना पड़ेगा सर? इतना जमा कराना पड़ेगा कि 1,73,000, 173 का बैलेंस वापस आ जाए। सेम एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा, पानी की टंकी में वापस भरते हो तो आप पूरा ऊपर तक भरते हो, ऐसे नहीं बीच में छोड़ दिया। ठीक है सर। अब क्या दिया है? क्लोजिंग प्राइस दी है 5 दिन की, और आगे क्या क्या बोला, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 11 जैसा। आपको डेली बैलेंसेस बताने हैं मार्जिन अकाउंट में, और कॉल मनी आया तो वो बता दो। सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, आखिर के 2 बाद में देखेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, बताओ क्या डिफिकल्टी है इसमें। आपने 17,300 में खरीदा था, मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोल दिया, प्राइस बढ़ी तो फायदा है, क्योंकि 17,300 पे खरीदा हुआ है। अब आप देखो, 17,340 माइनस 17,300 करोगे तो आपको 40 रुपये का फ़ायदा नज़र आएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ी। 40 रुपये का फ़ायदा एक पे, मल्टीप्लाइड बाय 50 करोगे तो एक लॉट पे फ़ायदा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो टोटल जितने लॉट खरीदे उस पे फ़ायदा। तो ये आ गया 4,000 रुपये का फ़ायदा। कहाँ एडजस्ट होगा सर? आपका जो मार्जिन अकाउंट था वो हो जाएगा 1,77,000, सही बोल रहा हूँ, 4,000 रुपये ऐड हो गए। अब अगले दिन आप नोटिस करना, माइनस 17,340 करोगे। ये समझ में आया क्या? ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा समझ में आना चाहिए। किसी का अगर डाउट होगा कि 17,180 में से वापस 17,300 माइनस करेंगे तो वो गलत है। हर बार 17,300 माइनस नहीं करोगे सर आप, क्योंकि 17,300 पे जितना भी फायदा नुकसान बनता था वो दे दिया ना आपको, एक्सचेंज ने आपके अकाउंट में जमा करा दिया, मार्जिन अकाउंट में। इसका मतलब अब आप भूल जाओ 17,300 की प्राइस को। आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो 17,340 ला के छोड़ी है एक्सचेंज ने। तो अगर अब माइनस करना है तो ये करोगे, अगली बार यहाँ पे अगर माइनस करना है तो 17,180 करोगे। तो अब आप यहाँ पे नुकसान देख सकते हो क्लियर 17,180 माइनस 17,340, 160 रुपये का नुकसान है सर एक फ्यूचर्स पे। टोटल 50 इंटू 2, तो ये 16,000 ही होएगा मेरे हिसाब से। तो
16,000 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है। तो ये हो गया 1,61,000 का आपका बैलेंस। क्या बोला उन्होंने, बैलेंस दिखाना है, वो देखो दिखा रहा हूँ। उसके बाजू में यहाँ पे मार्जिन कॉल अभी तक तो आया नहीं। मार्जिन कॉल कब आएगा, जब 138,400 को हिट करेंगे, ठीक है। अब अगली बार जो माइनस करेंगे वो है 17,180। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी नुकसान है, 16,990 माइनस 17,180 इंटू 50 इंटू 2, टोटल 19,000 का नुकसान। अब देखो क्या होता है, 19,000 का जैसे ही नुकसान आया तो आपका अकाउंट का बैलेंस हो गया 142, अभी भी ऊपर है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगली बार देखो 16,990, 90 रुपये का नुकसान है सर यहाँ पे, 50 इंटू 2 यानी टोटल नुकसान 9,000 का। अब आपका बैलेंस कहाँ चला जाएगा, 133 पे चला गया। बताओ कितना डिपॉजिट कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा क्या? हाँ सर, क्यों? क्योंकि 138,400 का मेरा मेंटेनेंस मार्जिन था। किसी भी पॉइंट पे अगर 138,400 के नीचे जाता है तो मार्जिन कॉल आएगा, और इतना जमा कराना पड़ेगा कि टोटल बैलेंस वापस 173 हो जाए, जो इनिशियल मार्जिन था, ठीक है। तो 40,000 ही तो होता है वो। आप 40,000 जमा करा दो तो ये मार्जिन कॉल यहाँ दिखा दो, 40,000 जमा कराने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो है यहाँ दिखा दो, और फिर वापस अगले दिन का भी कर लेना। अगले दिन तो प्रॉफिट आ रहा है, बट इतना नहीं आ रहा। अब एक ही बचा है तो मैं कर लेता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ सारा कैलकुलेशन करके कि एक मार्जिन कॉल तक मैं लेके आ जाऊँ, बाकी तो सब रिपीट है। पर यहाँ पे मार्जिन कॉल भी तो आखिरी में आया, तो पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखोगे तो 220 का फ़ायदा है सर, 50 इंटू 2 तो वो हो जाते हैं 22,000 रुपये। वो आपके मार्जिन अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। 22,000 तो क्या हो गया, 195,000, कहानी ख़त्म। तो जो क्वेश्चन बोल रहा था ना वो है ये वाला कॉलम, कि डेली बैलेंस बताओ मार्जिन अकाउंट में कितना है, और मार्जिन कॉल अगर कभी आया तो वो बताओ। तो ये रहा। तो हमने पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, शो डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑफ मार्जिन कॉल्स इफ एनी। दूसरा पार्ट देखो, कंप्यूट द गेन और लॉस ऑफ मिस्टर आर। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं 7 सितंबर 2021 को, ये रहा 7 सितंबर 2021, आखिरी प्राइस पे आपने 17,120 पे क्लोज कर दिया। अब आपको बताना है, बताओ क्लोज करना है यानी कि खरीदा है तो बेचो, बेचा है तो खरीदो, यही करेंगे ना। बहुत सिंपल, दो तरीके हैं प्रॉफिट निकालने के मिस्टर आर के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सिंपल ध्यान देना। उन्होंने खरीदा था 17,300 में, और उन्होंने बेचा, और तब प्राइस चल रही थी 17,120। तो नुकसान हुआ ये तो क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि बेचा कम में, तो लॉस हो गया कितने का, 17,300 माइनस 17,120, 180 रुपये का नुकसान हो गया एक फ्यूचर्स पे, ठीक है। साइज़ जो था लॉट का वो था 50, ठीक है, और नंबर ऑफ लॉट थे आपके पास 2, तो मल्टीप्लाई करो 180 इंटू 50 इंटू 2, दैट्स 18,000 रुपीज़ का आपको नुकसान होगा। कहानी खत्म। दूसरा एंगल बताता हूँ प्रॉफिट लॉस का, बहुत सिंपल है सर। आपने पता है इतना सारा तामझाम करा, लेकिन इन्वेस्टर के एंगल से अगर आप कैश फ्लो देखना चाहते हो ना, तो सिर्फ 3 कैश फ्लो हुई है आपके जेब से, पैसा आया या गया 3 बार हुआ है। एक, सबसे पहले आपने 1,73,000 रुपीज़ दिए डिपॉजिट के तौर पे। दूसरा आउटफ्लो हो गया। दूसरा 40,000 रुपये और दिए जब आपको कॉल आया वापस जमा कराने के लिए। और तीसरा 1,95,000 आपको वापस मिल गए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्लोज। तो आपके सिर्फ ये पैसा गया, ये पैसा गया, और ये पैसा आया। आप टोटल कर लो, आपका 18,000 रुपये का डिफरेंस आएगा, वो आपका प्रॉफिट लॉस बन गया। गया 1,73,000, फिर 40,000, और आया 1,95,000, तो 18,000 का नेट लॉस दिख रहा है हमें, लॉस है। तो आ गया सेकंड वाले का भी आंसर, देखो दिखा देता हूँ। हैप्पी विद दिस? दोनों तरफ से आंसर निकाल सकते हो। इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाला, ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने निकाला कैश फ्लो वाला मॉडल यूज़ करके। अच्छा है, कैश फ्लो वाला भी समझ में आना जाना चाहिए ना, बट थोड़ा सा ये, जैसे ये पैसा आपको आया, ये गया, और ये गया, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब लास्ट वाला पार्ट देखो क्या बोलते हैं। वॉट वुड बी द गेन और लॉस इफ मिस्टर आर हैड टेकन शॉर्ट पोजिशन? लॉन्ग नहीं लेते, शॉर्ट लेते,
तो क्या खरीदा नहीं होता, बेचा होता तो क्या ये प्रॉफिट बन जाता? क्योंकि अगर आपको ये नुकसान हुआ है, आपने तो खरीदा था, तो किसी और ने बेचा होगा, उसको ये फ़ायदा होगा। अगर आपने ही बेचा होता तो ये आपको फ़ायदा होता। सिंपल सी बात है। आप ही देखो यहाँ पे, आपका ये शॉर्ट पोजीशन आती, आप लॉन्ग लेते तो ये प्रॉफिट आता, तो ये टोटल में प्रॉफिट आता। ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद कैश इनफ्लो आउटफ्लो में ध्यान देना। कैश इनफ्लो आउटफ्लो में थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि आपका भी जो डिपॉजिट जाता ना, वो 1,73,000 का आउटफ्लो दिखता। ठीक है, 173 का आपको आउटफ्लो दिखता। और किसी भी पॉइंट पे ये जितना भी प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट लॉस, उसका अपोजिट करना पड़ेगा हमें। और देखना पड़ेगा कि कहीं पे भी 138,400 के नीचे जा रहा है क्या, क्योंकि इसके केस में गया, आपके केस में जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम इसका भी अकाउंट ओपन करते हैं, ध्यान देना। इतना जमा कराया, ये शॉर्ट पोजीशन है 173। अब देखो 4,000 का नुकसान, जो वहाँ पे फ़ायदा था वो यहाँ पे नुकसान बन गया, जो वहाँ पे नुकसान था वो यहाँ पे फ़ायदा बन गया। तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और देखना, टोटल करोगे कहीं पे भी मार्जिन कॉल नहीं आया, और अब फाइनली 191 लेके जा रहे हो, यानी कि 173 आपका गया, 191 आपका आया। कितना है फ़ायदा? 18,000। कहानी ख़त्म। तो कैश फ्लो में भी देख लो, आपका मैच करेगा 18। जो बायर का फ़ायदा नुकसान है, वो सेलर का नुकसान फ़ायदा बन जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी भाषा में आप समझ लो। तो अलग से उस पर कोई क्वेश्चन पूछना यानी फ्री के मार्क्स बांटने जैसा हो गया। अब आप देखो ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन थर्ड पार्ट अगर स्मार्ट हो तो क्या है, जो इसका लॉस है वो इसका प्रॉफिट है। फालतू का मार्क्स है, 2 मार्क्स मिलेंगे सर इस पे 4 रहेंगे। मैं बता रहा हूँ 8 मार्क्स है ना, तो कैसे डिवाइड होता है ये भी समझ लो। इस पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, इस पे 2 और इस पे 2 रहेंगे। सिंपल। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में कुछ बताने जैसा है क्या? 14 देखो, ये आप कर लो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो इसमें भी अगर आपने लॉन्ग लिया तो क्या होगा, शॉर्ट लिया तो क्या होगा, और प्रॉफिट और लॉस बताना है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक फ़र्क है, वो है मेंटेनेंस मार्जिन का। देखो इनिशियल मार्जिन 8% दिया है, 8% आप इस पे लगाओगे, मेंटेनेंस मार्जिन आपको 6% दिया है। अब इसके पहले जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें क्लियर लिखा था कि मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो इनिशियल मार्जिन का 80% है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना, इसमें तो मेंटेनेंस नहीं था, ये रहा। मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ द इनिशियल मार्जिन, क्लियर लिखा था, लेकिन यहां नहीं लिखा है। तो गलती से मेंटेनेंस मार्जिन जो 6% है वो इनिशियल मार्जिन पे मत लगा देना, क्योंकि बहुत अमाउंट कम आएगी, वो लगेगा इसी पे, ये दोनों परसेंटेज उसी पे ही लगने, वो मल्टीप्लाइड बाय 50। अब मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। 9170 प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 50 करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आएगी, तो वो आ गई 4,58,500। और उस पर 8% इनिशियल मार्जिन निकालोगे ना, तो वो आएगा 36,680। अब मेंटेनेंस मार्जिन अगर 6% निकालना है तो गलती से भी इसका मत निकाल देना, क्योंकि 8 और 6 के बीच में क्या परसेंटेज बचा, कुछ भी नहीं बचा ना। वो इस पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा पता है, 2,200। तो बहुत रिस्क हो जाएगा एक्सचेंज के लिए कि सिर्फ आपको इतना बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। जब तक इस बैलेंस पे नहीं आते 36,000 से 2,200 पे, तब तक आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो वो तो बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज़ीरो बैलेंस बचा ही नहीं आपके अकाउंट में। थोड़ा बहुत भी अगर किसी दिन इतना बैलेंस है मान लो आपके अकाउंट में, और एक दिन में 3,000 का नुकसान हो गया, कहाँ से काटेगा एक्सचेंज? नहीं काट सकता। तो एक्चुअल में ये गलत है, 6% जो लगेगा वो इसी का ही लगेगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं है ना कि इनिशियल मार्जिन का निकालो, सीधा लगाओ आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। तो बाकी कहानी सारी सेम है। ये देखो, अरे यार 8% किसका लिया और 6% किसका लिया, देखो बारीक बारीक चेंज है बस, बाकी सब कुछ सेम है, छोटा छोटा चेंज है। यही मार्जिन अकाउंट का बैलेंस, और यही इधर में, और यही दोनों का प्रॉफिट लॉस। एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस बन जाता है। 2 तरीके से निकाल सकते हो सर, एक तो कैश फ्लो को ध्यान में रहते हुए कि टोटल कितना आया गया, और दूसरा प्राइसिंग को ध्यान में देते हुए कि देखो 9170 में खरीदा था, 9140 में बेचा, टोटल 50, तो इतना नुकसान। ये 2 तरीके प्रॉफिट लॉस के, एक यहाँ से भी 1500 आता है, वहाँ से भी आता है। बायर को हुआ नुकसान, सेलर को हुआ फ़ायदा। तो ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो। ये क्वेश्चन ना एक्चुअली ऑप्शंस पे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब हम देखेंगे तब डिस्कस करेंगे सर इसको, ठीक है। आपने इसको कर दिया पोस्टपोन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो 16, 17 और 18,
ये अब आपका ओपन इंटरेस्ट पे है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। और 16 में करवाऊंगा, 17 चलो 16 का 16 में करवा देता हूँ, 17 आप होमवर्क लोगे और 18 में कराऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा ध्यान देंगे। 1 जून 2000 कुछ भी नहीं दिया हुआ है, स्पॉट प्राइस आपको दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 948। अब क्वेश्चन देखना 16 ना, क्वेश्चन नंबर 16। स्पॉट प्राइस अगर आप देखोगे और फ्यूचर्स देखोगे तो वो दोनों अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ 948 दिया हुआ है आपको, राइट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 250 की लॉट साइज का जो जून में एक्सपायर होने वाला है, ये तो 1 जून चल रहा है और कोई भी मंथ में एक्सपायरी होती है तो वो आखिरी थर्सडे को होती है, ठीक है। तो इसी महीने का फ्यूचर से इसी महीने के आखिरी थर्सडे को एक्सपायर होने वाला है। ऑन एनएससी इज बिंग ट्रेडेड एट 980, तो उसी चीज का फ्यूचर्स 980 का मिल रहा है इसी महीने का, ठीक है। अब क्लाइंट एक्स नाम का एक बंदा है जिसने 3 लॉट खरीदे हैं इस फ्यूचर के, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 980 इंटू 250 ये हो गया एक लॉट साइज था ना वो, तो 2,45,000। उसने खरीदे 3 लॉट, तो टोटल हो गया 7,35,000। इतना का उसने लॉन्ग पोजीशन ले ली, 3 लॉट खरीदे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बहुत सिंपल है, 2 डेट दी है सिर्फ यहाँ पे, 15 तारीख, ये 1 जून, 15 जून और 30 जून। अब देखो अगला पार्ट, यहाँ तक हो गई कहानी ख़त्म। हियर द वैल्यू डेट विल बी द लास्ट थर्सडे ऑफ जून, ये बताने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि भैया एक्सपायरी तब होगी। अब 15 जून 2011 को क्लोजिंग स्पॉट प्राइस है 1012। 15 तारीख को देखना, ये जो प्राइस है ये है 1012 रुपये। इसके बाद RIL का जो फ्यूचर्स है फॉर जून इज बिंग ट्रेडेड एट 1005। अब आप ये देखो उसी दिन 15 जून को ही RIL का जो फ्यूचर्स चल रहा है वो 1005 रुपये का चल रहा है इसी दिन, ठीक है। अब क्या हुआ उस दिन, हमने खरीदा और या बेचा। एंड क्लाइंट एक्स सेल्स 1 लॉट ऑफ दिस फ्यूचर्स, एक लॉट हमने बेच दिया, 3 में से एक लॉट हमने बेच दिया उस दिन, इनटू 250, या फिर यहाँ तो कोई मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। खैर प्रेजेंटेशन का फ़र्क पड़ेगा बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इनटू 250, दो कितना आ रहा है ये, 2,51,250 इंटू 1, 2,51,250। लेकिन आपने इस पे बेच दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 लॉट आपने खरीदे थे उसमें से एक लॉट आपने बेच दिया, 3 में से एक लॉट बेच दिया। तो लॉजिकली देखो तो ये 245 में खरीदा और 251 में बेच दिया। आपका जो उस दिन फ़ायदा निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है 6,250 का। आपका जो फ़ायदा है वो है 6,250 का, और अभी भी 2 लॉट बाकी है, इसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। 2 लॉट जो अभी भी बाकी है, ठीक है। तो मैं ओपन इंटरेस्ट लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में जो ओपन इंटरेस्ट था वो था 3, क्योंकि 3 लॉट आपने खरीद लिया था, उस दिन से लेके आगे 15 दिन तक पूरे 3 लॉट आपके ओपन इंटरेस्ट में दिख रहे थे। अब जो इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेगा वो है 2, यहाँ से लेके आगे तक 2 लॉट चल रहा है, ठीक है। अब देखो आगे, ऑन द वैल्यू डेट मतलब एक्सपायरी पे क्लोजिंग प्राइस थी RIL की 974, और ओपन पोजीशन जितनी भी थी वो क्लाइंट एक्स ने सेटल कर दी। अब देखना 974 रुपीज़ उस दिन की प्राइस थी क्लोजिंग, और जितना भी फ्यूचर्स उसने बाकी रखा था 2 लॉट का वो उसने उस दिन बेच दिया। अब बेच दिया तो क्या प्राइस पे बेचा। अब यहाँ पे आपका वो वाला लॉजिक काम आएगा, कन्वर्जेंस इफेक्ट। क्योंकि एक्सपायरी पे आपने सीख लिया कि एक्सपायरी पे स्पॉट और फ्यूचर्स की प्राइस सेम होती है, तो एक्सपायरी पे ये कितना होगा 974। और क्वेश्चन भी बहुत स्मार्ट है, वो चाहता है कि आपको समझ में आए। अगर आप लॉजिकली आपको नहीं पता तो आप लिख ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन में क्लियरली देखना, ये प्राइस नहीं दी है, लेकिन इसके अलावा ये दोनों दी थी,
ये दोनों दी थी, यानी एक्सपायरी के पहले वो हर डेट पे स्पॉट और फ्यूचर्स की प्राइस उसको देनी पड़ेगी आपको, लेकिन एक्सपायरी पे उसको भी पता है कि यार स्पॉट इज इक्वल टू फ्यूचर्स होता है, तो बार बार तो लिखेगा नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंस इफेक्ट की वजह से फ्यूचर और स्पॉट सेम होगा। क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा, आप प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाओगे अगर आपको ये पता ही नहीं है लॉजिक, क्योंकि आपको फिर प्राइस नहीं पता चलेगी, कि आप बोलोगे यार मिसिंग है, कैसे निकाले हम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंटू 250, तो एक लॉट की वैल्यू हो जाती है 243,500, और आपने यहाँ पे दोनों लॉट बेच दिए 4,87,000 में। So you are short on this. Earlier you were short on this amount. एक ही लॉट बेचा था ना। अब ओपन इंटरेस्ट कितना है सर? अब ओपन इंटरेस्ट है 0, क्योंकि आपने सब कुछ बेच दिया। आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये एक्सपायरी नहीं होती ना, अगर ये एक्सपायरी नहीं होती तो कुछ ओपन इंटरेस्ट रख सकते थे अपन, सेटल करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक्सपायरी पे भले ही क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, नहीं भी दिया होता तो भी वो जीरो करना पड़ता, क्योंकि एक्सपायरी के आगे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चला ही नहीं सकते। ये जो स्टार्टिंग से आप खरीदते आ रहे हो या बेचते आ रहे हो उसकी आखिरी डेट ये थी, इसके आगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, डेट चली गई है तो वो जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ पे 974 पे। इतनी चीज़ समझना, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं आपको ये पूछा जाएगा कि सेटल बाय क्लाइंट एक्स है तो ही सेटल करेंगे, नहीं तो ओपन रखेंगे पोजीशन। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पर आपको यहाँ पे हो गया नुकसान, वो जो 2 लॉट आपने खरीदे थे 980 में, वो अब 974 में ही बेचने पड़ रहे हैं, तो 6 रुपये का नुकसान हो रहा है एक पे। 250 पे करोगे तो तकरीबन आपको नुकसान होता है 1500 का, और ऐसे आपके 2 लॉट बिके, 1500 इंटू 2, 3000 का नुकसान होना चाहिए कम से कम आपको वहाँ पे। ये देखो, आप ऐसे प्रेजेंट करोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस भी बता पाओगे, ओपन इंटरेस्ट भी बता पाओगे। देखो स्टार्टिंग में ओपन इंटरेस्ट कितना था 3, फिर एक बेचा तो कितना ओपन इंटरेस्ट था 2, और फिर आखिरी में कुछ भी नहीं है। और ओपन इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं सर कि आपको लॉन्ग को शॉर्ट है तो मिक्स करके बता दोगे। अगर दोनों की स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होती, जैसे 980 का आपने लिया जून वाला, लॉन्ग किया, और आपने उसी दिन एक शॉर्ट करा है जुलाई वाला, तो आपका दोनों अलग अलग दिखेगा यहाँ पे। आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, जून का जून के साथ कर सकते हो, जुलाई का जुलाई के साथ कर सकते हो। जून का और जुलाई का जो फ्यूचर्स दिखता है ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो ये चीज़ हो गई, आपको प्रॉफिट लॉस निकालने आ गया 6250 और 3000 का जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, और ओपन इंटरेस्ट भी समझ में आ गया। ओपन इंटरेस्ट यानी कितना ओपन पड़ा हुआ है, अभी भी हमारी पोजीशन कितनी ओपन है, क्लोज नहीं हुई, वो वाली पोजीशन। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम, बस इसमें 4 डेट है, पहले 3 डेट थी, ये 4 डेट है। और यहाँ पे भी देख लो 1725 1725, स्पॉट पे फ्यूचर्स की प्राइस सेम होनी, एक्सपायरी पे स्पॉट और फ्यूचर्स की प्राइस सेम होनी चाहिए। लिखा हो नहीं लिखा हो फिर भी हम सेटल करेंगे, एक्सपायरी है इसीलिए, तो ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा एक्सपायरी पे। आपने 6 लॉट खरीदे, उसमें से 2 बेचे तो 4 बाकी है, उसमें से फिर 3 बेचे तो 1 बाकी है, और वो 1 यहाँ पे बेच दिया। बहुत ईजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा सा मैं भूल गया था, इसको भी पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्यों पोस्टपोन करना पड़ेगा? क्योंकि ये कॉल और पुट ऑप्शन पे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन इन सब पे, ये हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं सर अभी। क्वेश्चन नंबर 19 का एक मैं बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूँ, और फिर ये पूरी कहानी बहुत आसान बन जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है लोगों को, वो बहुत सिंपल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देना। मान लो ये ओनर है, ओनर किस चीज़ का है सर? स्टॉक का ओनर है, ठीक है। और ये है ब्रोकर, इसके बाद ये हो आप, मैंने ऐसा कुछ समझाया था आपको याद होगा। और ये है बायर, ठीक है। इसके बाद ये है कंपनी, कंपनी मतलब जिसका स्टॉक है। अब क्या है, ध्यान देना, आपने क्या करा, आपने सेल पोजीशन ओपन कर दिया, आपके पास कोई शेयर नहीं था, आप फिर भी बायर को बेचना चाहते हो, दूसरे पर्सन को बेचना चाहते हो। आपके पास शेयर ना होते हुए भी आप बेच रहे हो, इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट प्राइसेस गिरने वाली है। आप सिंपली क्या करना चाहते हो, 100 की चीज़ 100 में आज बेचना चाहते हो, ताकि जब वो 90 चले जाए तो वापस खरीद लो और 10 का प्रॉफिट हो जाए। तो जब पता है प्राइसेस गिरने वाली है तो कोई खरीदता नहीं है, इंसान बेचता है। और बेचा और प्राइस गिरी तो सस्ते में खरीदा, 10 का प्रॉफिट। तो बेसिकली आप ना शॉर्ट सेल पोजीशन ओपन करना चाहते हो, तो ये हो आप जो शॉर्ट सेल करना चाह रहे हैं। अब जिसके पास शेयर नहीं है वो बेचेगा कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही आप शॉर्ट सेल का आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बटन दबाओगे तो ब्रोकर को इंडिकेशन चले जाएगा कि ये बंदा शॉर्ट सेल करना चाहता है, इसे उधारी में शेयर चाहिए। ब्रोकर क्या करेगा, उस शेयर के ओनर से उधारी पे शेयर लेके
इसको देगा, ठीक है। अब ऐसे जो है ना, एक्चुअल में कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं है यहाँ पे, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ब्रोकर मार्केट में किसी भी ओनर का शेयर ले लेगा, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज़, जो भी उसके पास अवेलेबिलिटी होगी, तो ओनर ये इसके पास में शेयर है, ही इज़ द ओनर ऑफ दैट स्टॉक। कौन से स्टॉक का? इस कंपनी के स्टॉक का ओनर है ये। इसने इसने ब्रोकर ने क्या करा, बोरो करा ओनर से और इसको दिया। सो बेसिकली बोरो किसने किया है? आपने किया है, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू, ठीक है सर। तो इसने क्या किया है? आपको लेंड किया है, लेंड किया है। ये इसने उधारी पे दिया, आपने उधारी पे लिया, ठीक है। इसने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने इसको दिया, आपने इसको बेच दिया। ये तो रियल बायर है, इसने तो पैसे दिया, शेयर खरीद लिया, डिलीवरी ले ली। ये तो अब लीगल ओनर बन गया उस शेयर का, ठीक है। तो आप देखना क्या होता है, शेयर इसके पास था, फिर धीरे धीरे ट्रैवल करा, इधर आया, फिर इसके पास ट्रैवल करा, और अब इसके पास आके बैठा हुआ है शेयर जो है वो। तो ठीक है सर, बैठा देते हैं, बैठाना भी तो पड़ेगा। तो ये बात चल रही थी सर अपनी, शेयर इसके पास था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, और फिर ये इसके पास अभी बैठा हुआ है शेयर। तो लीगल ओनर कौन है? वो बायर, ठीक है सर। ये सब कहानी तो ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना मेरी बात को। जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हो, आपने पहले शॉर्ट सेल करा तो कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कमीशन जिसको बोला जाता है। फिर आप क्या करोगे, आप लीगली क्या होता है ये भी बताता हूँ। जब शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन करते हो, प्रैक्टिकली क्या होता है, शॉर्ट सेल की पोजीशन जब ओपन करते हो तो उसी दिन आपको वापस बाय करना पड़ता है स्टॉक। यानी कि अगर आज आपने 100 रुपये में बेच दिया, तो आज के आज आपको जो भी प्राइस पे हो, मार्केट ख़त्म होने के पहले ख़रीदना पड़ेगा। लेट से आपने 90 में ख़रीद लिया, आपका 10 का प्रॉफिट हो जाता है। तो होगा क्या पता है, जब आपने शॉर्ट सेल करा तो इससे उधार लेके आपने दे दिया था, आपको उसी दिन वापस मार्केट से किसी तीसरे बायर से खरीद के ये शेयर वापस यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली एक दिन के ऊपर में आप शॉर्ट सेल की पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते। एक दिन मतलब उसी दिन, एक भी दिन कैरी नहीं कर सकते आप, नेक्स्ट डे कैरी नहीं कर सकते। बेसिकली उसी दिन आपको क्लोज करना है जिस दिन आपने ओपन करी। लेकिन थेरोटिकली हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे हम एक एक दो दो छः छः महीने तक शॉर्ट सेल की पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलो कि अभी अज्यूम करके चलो हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ मैं आपको कहानी बताता हूँ। आपने तो इसे शेयर बेच दिया, आपका था नहीं शेयर, ये तो शेयर इसका था, इसने आपको उधारी पे दिया था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली लीगल बायर अब ये है, ये बंदा है। लेकिन वर्चुअली अगर देखो तो दोनों बायर है। कैसे? ये तो बायर है ही, इसने भी कहां बेचा अपना शेयर, इसने तो आपको उधार दिया था, लैंड किया था, सेल थोड़ी करा था। तो वर्चुअली ये भी ओनर हो गया। अब यहां से ठीक एक महीने बाद मान लो पोजीशन ओपन है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उस शेयर पे। कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो मुझे ये बताओ डिविडेंड किसको मिलेगा, क्योंकि वो एक ही शेयर है सर, अभी वो शेयर इसके पास है। तो कंपनी जो डिविडेंड देगी, सिंपल सी बात बताता हूं, कंपनी इसको डिविडेंड देगी। जो लीगल बायर है उसको कोई लेना देना नहीं है ये सारे ट्रांजैक्शन से, पर वर्चुअली ये भी ओनर था, इसका भी डिविडेंड लेना बनता है। पर अब कंपनी देगी क्या? नहीं, कंपनी को भी कोई लेन देन नहीं है। आप लोग जो कर रहे हो ये तीनों की मिली भगत जो है, आप ही तीनों सलटाओगे ना। ये इसको कोई लेन देन है ना इसको कोई लेन देन है। तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी के पास में ये रजिस्टर्ड शेयर होल्डर था, इसको डिविडेंड दे दिया, कहानी खत्म। लेकिन आपकी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब इसका जो डिविडेंड का नुकसान हुआ है वो आप कंपनसेट करके दोगे। तो वो डिविडेंड जो कंपनी ने इसको बांटा, इसको गया, आपने भी इसको बांटना पड़ेगा। दिस विल बिकम योर एक्सपेंस। और बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, शेयर पहले कंपनी ने मार्केट में बेचे, तो आज जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा कंपनी को देना पड़ेगा। आज आपने शेयर बेचा है तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कंपनी का, लेकिन देना आपको पड़ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि उस पीरियड में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है जिस पीरियड में आपने शॉर्ट सेल करके रखा था, जिस पीरियड में इससे उधार ले रखा था शेयर। तो आपको वो एक्सपेंस मान के इसे देना पड़ेगा, आपका वो खर्चा कहलाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। शॉर्ट सेल में अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो बहुत सिंपल है, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप शेयर होल्डर हो, डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो आपको मिलता है। और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन होगी और डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो आपको देना पड़ेगा। सिंपल। किसको दोगे? आप प्रीवियस ओनर को दोगे, कंपनसेट करोगे उसको, उसको देना बनता है क्योंकि वर्चुअली वो भी ओनर है, ठीक है। अब देखो कहानी क्या हुई।
मिस्टर वी ने डिसाइड करा कि वो शॉर्ट सेल करेंगे 10,000 शेयर एबीसी पीएलसी के। व्हेन इट वाज सेलिंग एट अ ईयरली हाई ऑफ 5.60, तो आपने सेल पोजीशन ओपन करी 5.60 पाउंड पे। अब उसके ब्रोकर ने उसे रिक्वेस्ट करा कि वो डिपॉजिट करे मार्जिन, क्योंकि शॉर्ट सेल की पोजीशन है, कल जाके आपने वापस अगर खरीद के नहीं दिया शेयर तो नुकसान हो जाएगा ओनर को और ब्रोकर को उस टाइम पे। तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, मार्जिन मनी डिपॉजिट कराना पड़ता है, विच बिकम्स 45%। अब आप देखो 10,000 शेयर है, 5.60 उसका रेट हो गया, तो 56,000 रुपये हो गए, रुपये नहीं सॉरी 56,000 पाउंड हो गए। पाउंड, उस पाउंड 56,000 पाउंड के 45% आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा आज, तब जाके ये पोजीशन ओपन होगी। अब हम टाइम लाइन शुरू करते हैं, ध्यान देना, अब तो कहानी इतनी आसान बन जाएगी। तो आज क्या हुआ, आज आपने मार्जिन जमा कराया। सर कितना मार्जिन दिया, ध्यान देना, 5.6 इंटू 10,000 कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देख लेते हैं पहले, तो कितनी है, 5.6 इंटू 10,000, 56,000 पाउंड। फिर इसका 45% आपको मार्जिन देना पड़ेगा, तो आपके जेब से 56,000, 45% आपके जेब से पैसे जाएंगे, 25,200 ये डिपॉजिट कराना पड़ेगा आपको। दिस विल बी योर कैश आउटफ्लो, ठीक है। अब देखो और एक चीज़, एंड कमीशन ऑफ 1550, ये आपका खर्चा है, उस दिन पोजीशन ओपन करनी है, ब्रोकर भी फ्री में तो काम कर नहीं रहा, तो आपको कमीशन भी लगेगा 1550, ये आपका कैश आउटफ्लो है। बट अब ध्यान देना, ये चीज़ आपकी डिपॉजिट है, वापस मिल जाएगी आखिरी में, और ये आपका एक्सपेंस है, ये वापस नहीं मिलता सर। नेट इन्वेस्टमेंट अगर हमारा देखा जाए तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कितना जेब से पैसा लगा है, तो 25,200 और 1550 अगर देखोगे तो 26,750 पाउंड आपके उस दिन इन्वेस्ट हो गए सर मार्केट में, ठीक है। जिसमें से एक चीज़ क्लियर है कि 25,200 तो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ, वाइल मिस्टर वी वॉज शॉर्ट द शेयर, एबीसी ने डिविडेंड पे किया 0.25 पाउंड का हर शेयर पे। कब, उस दौरान, तो अब एग्जैक्ट तो कोई डेट नहीं दी है, हम आखिरी मान लेंगे कि क्लोजिंग पे हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड निकालेंगे। कंपनी ने दिया 0.25 का डिविडेंड हर शेयर पे, तो 10,000 शेयर पे कितने का डिविडेंड बनता है, 2,500 पाउंड का। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी कंपनसेट करके दोगे, शॉर्ट सेलर के लिए वो खर्चा माना जाएगा सर। 0.25 इंटू 10,000, तो 2,500 आपके जेब से जाएंगे। इसके अलावा अब ध्यान देना और क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर मिस्टर वी ने बाय करे, बाय तो करना ही पड़ेगा, पहले शॉर्ट सेल करा था तो वापस खरीद के भी देना पड़ेगा। तो 10,000 शेयर आपने खरीदे 4.50 पे, ना आपको 4.50 वापस देने की जरूरत है, ना 5.60 आपको हाथ में मिल रहा था, आपको नेट में सेटलमेंट हो जाएगा वो चीज का। सो प्रॉफिट ऑन स्क्वायर ऑफ, और आप बोल सकते हो प्रॉफिट ऑन शॉर्ट पोजीशन, क्या हुआ ध्यान देना कैलकुलेशन पे, हर एक शेयर 5.60 में आपने बेचा था, और 1 साल बाद वो आप खरीद रहे हो 4.50 में, खरीद के वापस लौटा रहे हो, तो एक 1.10 पाउंड का हर शेयर पे आपको फायदा हुआ। ऐसे मिला के टोटल 10,000 शेयर थे, तो टोटल फायदा कितना होगा सर आपको, 11,000 का। ये आपका इनफ्लो है सर, मानते हो बात को, ठीक है।
ये आपका इनफ्लो, ये 11,000 पाउंड का जो प्रॉफिट है ये आपके मार्जिन अकाउंट में जमा होके वापस मिल जाएगा, तो ये डिपॉजिट भी वापस आ जाएगा, डिपॉजिट भी आपका रिफंड हो जाएगा। कितना था? 25,200। ठीक है, बट हमने जब बेचा आखिरी में तो, सॉरी खरीदा आखिरी में, तब भी तो कुछ कमीशन लगा होगा। कमीशन तो खरीद बेच दोनों पे लगता है। कमीशन शुरुआत में भी लगा कि जब हमने बेचा, कमीशन अब भी लगेगा जब हम खरीदेंगे। कितना कमीशन लगा सर, ध्यान देना। कमीशन लगा 1450 का, 1450 का कमीशन चार्ज किया गया। ये रहा, अब करो नेट कैश इनफ्लो आपका उस दिन कितना हुआ। देखो सर बहुत सिंपल है, 25,200 मिले, 11,000 और प्रॉफिट मिला, जिसमें से 2,500 का डिविडेंड देना पड़ा और 1,450 का कमीशन देना पड़ा। हमारे हाथ में जो बचे थे वो थे 32,250 पाउंड, और वो आए, कहानी बहुत सिंपल है, 26,750 पाउंड गया, 32,250 पाउंड आया। क्वेश्चन सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, कैलकुलेट करो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, कितना गया कितना आया, दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी द रिटर्न, डिनोमिनेटर में जितना गया वो। सो सिंपल, क्या मैं ऐसा कैलकुलेशन करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिटर्न इज इक्वल टू, ध्यान देना, 32,250, 32,250 माइनस 26,750 डिवाइडेड बाई 26,750, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका रिटर्न हो गया, डिवाइडेड बाय आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो फाइनल आंसर इज 20.56%। ये देखो 20.56% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी वही सब किया गया है। करा क्या होता है यार, हाँ, 56,000 का आपका पोजीशन बनती थी, तो 56,000 का 45% आपने मार्जिन लिया, 1550 का खर्चा हुआ। ये जो था, ध्यान देना, ये तो वापस मिल जाता था 25,200, ये आपको वापस नहीं मिलना था क्योंकि ये खर्चा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो दोनों गए ना, आज की डेट में वापस आ जाएगा वो, ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट तो कर दिया आपने। इसके बाद में एंडिंग पोजीशन जो थी वो थी 45,000 की, सेल्फ 56 में किया था, बाय 45 में किया, तो 9,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये 9,000 का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड आपका 2,500 का था, वो नुकसान है इसलिए माइनस, एक्सपेंस है वो आपका क्योंकि आप शॉर्ट पोजीशन पे हो, खरीदा हुआ नहीं है आपने। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 3,000 की जो लगी, 3,000 कहाँ से आ रहा है ये? अच्छा, इन्होंने ऐसा कैलकुलेट करा ना, ठीक है, इनका कैलकुलेशन का थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है आपका कि 1,550 वापस ऐड हो रहा है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। आप कर लो, ऐड कर लो, एक्सपेंस निकाल लो, एक्सपेंस। ये लोग प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं पहले, मैंने सीधा कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकाला, तो प्रॉफिट और लॉस उतना ही आया, जितना आंसर इनका आ रहा है उतना ही अपना आ रहा है, बस तरीका अलग है। तो इनका टोटल 3,000 का इन्होंने खर्चा ले लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे 9,000 का प्रॉफिट, 2,500 का नुकसान और 3,000 का नुकसान सारा ले लिया, और वो 5,500 का आपका नुकसान आया, मतलब सॉरी रिटर्न आया। कितने पे? जितना इन्वेस्टमेंट करा था स्टार्टिंग में, 26,750। ठीक है सर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स हम बहुत ही बढ़िया सी चीज़ शुरू करने वाले हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो 20 ऑनवर्ड्स हम आर्बिट्राज शुरू करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आर्बिट्राज के। उसके बाद हेजिंग शुरू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हेजिंग के। इसके बाद ये भी मैं बताऊंगा रेड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग पोर्टफोलियो बीटा, इसका एक हिस्सा हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देख चुके थे, ठीक है। इसके बाद ये सब कहानी चलेगी, हेज रेशो यहाँ तक भी चलेगा, हेजिंग विद फ्यूचर्स भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 44 तक अब बहुत स्पीड में सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, होमवर्क भी आने वाले। कोई नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है सर, कोई नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा जो भी आएगा मैं वो उसके इसमें बता दूंगा क्वेश्चन में। सो अभी तो हम ब्रेक लेंगे शायद, देखते हैं ब्रेक लेना है क्या, मैं टाइम देख लेता हूँ टोटल, और उसके बाद डिसाइड करते हैं, या तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, या तो फिर मैं ब्रेक लेके आऊँगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे 20 से लेके 44 तक। ध्यान देना, फिर जब ये ऑप्शन वगैरह शुरू होगा ना, तब मैं पुराने 2 क्वेश्चन ले लूँगा,
पहले ऑप्शन शुरू होएगा तो। बट यहाँ तक 44 तक आपके वही क्वेश्चन है, 67 तो टोटल क्वेश्चन है। इसके बाद कितने क्वेश्चन बचेंगे, 23 क्वेश्चन बचेंगे। 23 में से भी मैं बता रहा हूँ 45 से लेके 51 तक तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क जाएंगे आपके, आधे ही चलो चले गए तो भी, क्योंकि वो सेम नेचर के हैं, ज़्यादा नहीं है। यहाँ असली बताऊँ थोड़ा अभी जो कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा तकलीफ जो बढ़ेगी वो थोड़ा सा हेजिंग विथ ऑप्शन से यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, मतलब एक ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल आपका बाइनोमियल मॉडल है, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारे आएंगे। आखिरी में थोड़ा सा बढ़ता है, बाकी तो हो जाएगा 2 दिन में ख़त्म, मतलब जहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ वहाँ से। चलो सी यू, बाय बाय।